हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल्स विद आकाश। आज है 5 मई और आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दी न्यूज़पेपर डिस्कशन, आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेंस का, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा, और आप हमारी आईडी पे जो आपका आंसर है उसको लिख के भेज सकते हो। हम आपको दोबारा से इवैल्यूएट करके उसको भेजेंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स ऑन मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, और ये 150 वर्ड्स में आपने लिखना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 का। कॉन्सिक्वेंसेज आपने बताने हैं ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स और ऑन मैरीन इकोसिस्टम, ये चीज़ आपको बतानी है यहाँ पे। राइट। तो यहाँ पे जो सबसे पहली न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको एक अच्छे वे से एनालिसिस करते हैं और आपने समझना है इस चीज़ को। नंबर 1 है, आरबीआई सरप्राइजेस विद दी 40 बीपीएस रेट इंक्रीज एंड एमिड इन्फ्लेशन अलार्म। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि जो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग देखी गई है वो अनयूजुअल मीटिंग थी। मतलब इस तरह से कि ये इस टाइम पे मीटिंग नहीं होती, तो उस वक्त पे हमें ये पता चल रहा है कि जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए हमने क्या किया है कि जो रेपो रेट है या फिर जितनी भी रेट्स हैं उसको हमने इंक्रीज़ किया। अभी एक चीज़ यहाँ पे सिनारियो समझेंगे, उसके बारे में फिर बात करेंगे। यहाँ पे दूसरा उन्होंने क्या बोला है, एज पार्ट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द अकोमोडेशन द आरबीआई ऑल्सो रेज द सीआरआर बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 4.5% विद इफेक्ट फ्रॉम May 21 सो एज टू ड्रेन सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ अबाउट ₹87,000 करोड़। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं कि किस वे से ये काम करता है। अब रेपो रेट होता क्या है, लेट्स से यहाँ पे हमने दो बॉक्सेस बनाए हैं, इसमें एक हमारे पास आ गया बैंक और दूसरे पास हमारे पास आ गया आरबीआई। जब बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो आरबीआई उनको क्या प्रोवाइड कर देता है, मनी प्रोवाइड करता है, और बैंक उनको एज अ कोलेटरल के तौर पे क्या दे देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो आरबीआई ने मनी प्रोवाइड कर दी और बैंक ने क्या दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। लेकिन रेपो का मतलब ही क्या होता है, रीपरचेज ऑप्शन। ठीक है जी, रेपो का मतलब भी क्या होता है, रीपरचेज ऑप्शन। जिसका मतलब क्या है कि जो आरबीआई है या फिर जो बैंक है वो बोल रहा है कि मैं अपनी सिक्योरिटीज़ वापस ले लूँगा और आपको पैसे वापस दे दूंगा। तो मुझे किस टर्म के लिए चाहिए, ये चाहिए मुझे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए, मुझे ज़्यादा लंबे वक्त के लिए ये पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, लेकिन आरबीआई ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेगा ही करेगा बैंक से। तो वो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेपो रेट। ठीक है जी, अभी होता क्या है, सपोज पहला जो सिनारियो बनता है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जो आरबीआई है उसने बैंक्स को जो रेपो रेट लगाई है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट लगाया है वो लगाया कुछ, हम बात करें 4% का। 4% के बाद में जो उनका क्या रहता है, स्प्रेड रहता है। स्प्रेड का मतलब जो भी उसके खर्चे रहते हैं बैंक के 1 या 2% का वो डाल देता है और लोगों को लोन देना स्टार्ट करता है एट 5%। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। जिस टाइम पे इस कंडीशन में होगा क्या, देखिए, लोगों को लगेगा नॉर्मल कंडीशन के ये जो 5% की हमने देख रहे हैं हम कि 5% पे हमें जो लोन मिल रहा है वो एक सस्ता लोन मिल रहा है, तो हम लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब लोन ज़्यादा लेना पसंद करेंगे तो जो मनी का फ्लो है मार्केट में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मनी का फ्लो इंक्रीज़ होने से मार्केट में क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है, और ग्रोथ के साथ में क्या इंक्रीज़ होती है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये सिनारियो अभी तक हमारी मार्केट का चल रहा था, जहाँ पे हमने 4% की हुई थी, क्या है ये जो अपनी रेपो रेट है। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमें पता चला कि हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी तो ये सिर्फ एक इंडिकेटिव साइन दिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कि हमने 4.5%, अभी एक ही बार में ऐसा तो है नहीं कि 4% बढ़ा देंगे, तो अभी इंडिकेटिव साइन है कि हम बढ़ाएंगे। तो अभी ये करंटली कितना बनाया है, 0.5%, अभी 40, सॉरी नॉट 0.5, ये 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, तो 0.4% यहाँ पे हमें इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली जो लोन अभी पहले 5.5% पे मिल रहा था, ओनली 5% पे मिल रहा था, अभी वो लोन जो लोगों को कितने पे मिलेगा, 5.4% पे। जिसका मतलब है जो लोग हैं वो लोन कम लेना पसंद करेंगे, जो मनी का फ्लो है वो कम होएगा, डिक्रीज होएगा। और जिस चीज़ की वजह से जब ये मनी का फ्लो डिक्रीज होएगा तो जो इन्फ्लेशन है वो भी
जो डिक्रीज़ है वो हो सकती है, ठीक है। पक्का नहीं है कि इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मेजर्स होते हैं जिसको हमें कंट्रोल करना होता है। ये तो सिर्फ एक मेजर है जिसके लिए हम अभी फ़िलहाल की घड़ी में बात कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो सकती है इन चीज़ों से। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि रेपो रेट किस तरह से अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाते हैं। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे बात करें, एज पार्ट ऑफ द विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन द आरबीआई ऑल्सो रेज द सीआरआर। अभी सीआरआर क्या होती है, इसको भी एक बार समझते हैं। जो सीआरआर होती है उसका मतलब है कैश रिजर्व रेशो। मतलब आरबीआई के पास में बैंक को जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उनका कुछ पार्ट किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास। अब देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं नीचे हम, यहाँ पे कि बैंक है कोई। अब बैंक के पास कितने पैसे थे, 100 रुपीज़ थे, ठीक है जी। बैंक के पास 100 रुपीज़ थे। उस 100 रुपीज़ में से तकरीबन अब कितना कर दिया इन्होंने यहाँ पे, 4.5। तो 4.5% जो पैसा है वो किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो अपना बैंक है उसके पास कितने पैसे रह जाएंगे, 95.5 पैसा रह जाएगा, है ना। ऐसे ही होएगा। लेकिन इससे पहले क्या होती थी, ये जो सीआरआर है वो होती थी 4%, ठीक है जी। और अगर हम 100 की एग्जांपल है तो यहाँ पे बैंक के पास पैसे कितने बचे थे, 96 रुपीज़। तो मतलब क्या है, ज़्यादा पैसे रहते थे बैंक के पास किस चीज़ के लिए, लोन देने के लिए, है ना, या मार्केट में फ्लोट करने के लिए। तो अगर ज़्यादा पैसे मार्केट में रहते थे, ठीक है जी, लोन को देने के लिए या फिर मार्केट में डालने के लिए, तो मनी का फ्लो क्या रहता था, ज़्यादा रहता था। और अगर मनी का फ्लो ज़्यादा होता था, इंक्रीज वे में होता था, तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन है वो भी क्या होएगी, ज़्यादा हमें दिखेगी, क्योंकि इसके साथ में ग्रोथ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी इसको भी इंक्रीज़ किया 0.5%, जिसकी वजह से जो एक्सेस में क्या हुई थी लिक्विडिटी, उसको क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा, आरबीआई अपने पास रखेगा। यहाँ पे देखिए कितनी, मिनिमम 87,000 करोड़ की जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है, सरप्लस लिक्विडिटी है, वो क्या हो जाएगी, आरबीआई के पास आ जाएगी। जिसकी वजह से जो मनी का फ्लो है वो मार्केट में कम हो सकता है, और जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो सकती है, ठीक है जी। और ग्रोथ पे इसका कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ता ही पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ग्रोथ है वो होनी हमारी कंट्री में स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है जी। तो ये चीज़ पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। और इन सारे फैक्टर्स का थोड़ा बहुत जो असर है, थोड़ा बहुत क्या, कई बार मेजर जो इफेक्ट है वो होता है किस चीज़ पे, स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। नंबर 2 जो आज की न्यूज़ है वो क्या है, प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन दी पेरारी वलांस पिली से सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हो क्या रहा था कि एक जो पेरारी वलान है, ठीक है जी, ये राजीव गांधी जी को जो असैसिनेशन की गई थी उसके उसके कन्विक्ट है ये बंदा, ठीक है। क्या नाम है इनका, पेरारी वलांस, ठीक है, इनका नाम है। अभी यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो मर्सी प्ली थी कि माफ़ कर दो करके, या फिर पार्डनिंग पावर, या जो भी आपको पता है डेथ सेंटेंस वाली, तो मर्सी प्ली के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कल या परसों के न्यूज़पेपर में, आप एक बार चेक कर सकते हो। अब उस मर्सी प्ली में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मर्सी प्ली प्रेसिडेंट के पास भी जा सकती है और गवर्नर के पास भी जा सकती है। तो ये जो मर्सी प्ली थी किसके पास गई थी, वो गवर्नर के पास गई थी, ठीक है जी। अभी गवर्नर के पास गई थी, और गवर्नर ने क्या किया, आगे किसको भेज दी, प्रेसिडेंट को। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि भाई जो प्रेसिडेंट है पहले उनको डिसीजन लेने दो, फिर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेता अच्छा लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये हम इसके साथ डिसएग्री करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के सजेशन के साथ में, कि हमें वेट करना चाहिए तब तक जब तक जो प्रेसिडेंट है वो डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि गवर्नर जी ने तमिलनाडु के जो मर्सी प्ली है वो किसको भेजी थी, प्रेसिडेंट को भेजी थी। अभी यहाँ पे लिखा हुआ, अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर वाज बाउंड बाय द एडेड एडवाइस गिवन बाय द तमिलनाडु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सितंबर 2018 टू गवर्नर टू रिलीज पेरारी वलान, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो सरकार है उसने ये बोला था इसको रिलीज करना है, तो गवर्नर के पास ये मर्सी प्ली जाती है, और गवर्नर क्या है, आर्टिकल 161 के अंडर वो बाउंड है। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नर ने क्या किया, प्रेसिडेंट को भेज दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन वेदर गवर्नर वाज राइट इन रेफरिंग द स्टेट कैबिनेट विश टू प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटी अंडर आर्टिकल 161 हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। कि उन्होंने आप खुद ना करते हुए वो काम प्रेसिडेंट के पास भेजा है, कि क्या वो चीज़ सही की थी उन्होंने या नहीं की थी, तो ये डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा।
अभी तीसरी जो थर्ड न्यूज़ है आज की डेट में वो क्या है, नीट एग्जामिशन बिल सेंड टू होम मिनिस्ट्री। हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आई थिंक कल या परसों डिस्कस किया था, एक एडिटोरियल आया था, उसमें लिखा गया था कि जब भी कोई बिल पास हो जाता है, कोई भी स्टेट में बिल पास होता है, बिल पास होने का मतलब जब दोनों हाउस में या फिर एक हाउस में जो बिल है वो पास हो जाए एसएलए में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको भेज दिया जाता है गवर्नर के पास। अभी फिर क्या होता है, गवर्नर के पास 4 पावर रहती है। नंबर 1 या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, नंबर 2 या फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, नंबर 3 या फिर वो किस चीज़ के लिए भेज सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए, कि भाई आप दोबारा से देखो इसमें कुछ खराबी है। नंबर 4 वो उस बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर व्हाट, फॉर द प्रेसिडेंट, फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। अब इसमें से इन्होंने किया क्या था, ये वाला ऑप्शन चूज किया था रिकंसिडरेशन वाला। कौन से बिल के लिए, नीट बिल के लिए। ठीक है जी, नीट एग्जाम्पशन बिल के लिए ये वाला जो चीज़ है वो की थी रिकंसिडरेशन। अभी रिकंसिडरेशन में एक क्लॉज और आता है, जब रिकंसिडर करके जो एसएलए है वो दोबारा गवर्नर को भेजती है, वो बंदा बाउंड हो जाता है। किस चीज़ के लिए बाउंड हो जाएगा, उस बिल को पास करने के लिए। लेकिन बाउंड हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन कितने टाइम में पास करना है वो यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं हमें दिखाई देती, या फिर कहीं पे नहीं लिखा हुआ। तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही पेंडिंग बिल चल रहा है। अभी रिसेंटली हमें क्या पता चल रहा है, आज वो वाला जो बिल है वो होम मिनिस्ट्री के पास भेज दिया गया है। ये देखिए, हैज़ फॉरवर्डेड द नीट एग्जाम्पशन बिल टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री। और वो क्या बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि टू बी सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज असेंट, के प्रेसिडेंट को भेज दिया जाए कि अगर वो असेंट देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते। तो ये भी तमिलनाडु के गवर्नर के लिए है, और ऊपर वाला तो भी तमिलनाडु के गवर्नर के लिए ही न्यूज़ थी। फिर आगे अगर हम न्यूज़ की बात करें, यहाँ पे जो फोटो आई हुई है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन अ सिंक्रोनिस फैशन। ठीक है, जो फायर फ्लाइज है उन्होंने एलिमिनेट किया दी टॉप स्लिप। ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, आपने सिर्फ के लिए अभी के लिए ये लोकेशन याद रखनी है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है आपको कल वाले न्यूज़पेपर में प्रोवाइड किया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें वहाँ पे मिलती हैं, चाहे वो फ्लोरा है, चाहे वो फौना है, या फिर कोई वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है जी, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, केरला सीक्स टू कंटेन शिगेला स्प्रेड, है ना, शिगेला स्प्रेड। अब इसमें हो क्या रहा है, ये एक बैक्टीरिया है शिगेला, एस बैक्टीरिया भी इसको बोल देते हैं। ये जो एस बैक्टीरिया है, यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, शिगेला सोनी बैक्टीरिया, ये फूड पॉइजनिंग का एक रीज़न बनता है। और ये कहाँ पे पाया गया, केरला के कसारगोड डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली वहाँ पे देखा ईटरी पे किसी पे, और उस चीज़ के लिए एक बंदे की तो डेथ होगी और बाकी हॉस्पिटलाइज्ड है। एक स्टूडेंट की डेथ होगी और एक कुछ जो लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड है। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ये चीज़ों को फिर बाद में कहाँ पे भेजा जाता है, लैब में भेजा जाता है। तो हमें पता चला कि जो शिगेला है उसके बारे में तो अभी नहीं पता चला, अभी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन इतना कंफर्म हुआ है कि जो बैक्टीरियाज वहाँ पे मिल रहे हैं, एक तो ई डॉट कोलाई है, एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला है, और टेस्टिंग टू चेकअप द प्रेजेंस ऑफ द शिगेला एंड साल्मोनेला बैक्टीरिया वॉज अंडरवे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इस चीज़ को याद रखने की, किस तरह से वो कंटेन किया जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा कि खाने पीने वाली जगहों पे, ईटरीज पे ये चीज़ें नॉर्मल तरीके से मिल रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाज है, जो कि एंटीबायोटिक से भी बहुत कम खत्म होते हैं। क्योंकि ई डॉट कोलाई क्या है, एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस भी हम बात करते होते हैं। तो ये एंटी माइक्रोबियल मतलब ये एक होता ना कि अपनी एंटी माइक्रोबियल में क्या होगा कि वो एक हैप्चुअल हो चुका है ना, उस एंटीबायोटिक को लेकर। तो वो एंटीबायोटिक से ख़त्म नहीं होता, इनके लिए स्पेशल एंटीबायोटिक लाने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को आपने प्रॉपर तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो ये करते क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स को लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज जो हमने डिस्कस करनी है वो है, देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, इनएविटेबल इंक्रीज, आरबीआई की बात की जा रही है। ये पहली न्यूज़ जो हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS3। ठीक है, मैं ऊपर बताना भूल गया तो बाद में बता दूंगा। इन द टाइम ऑफ वॉर दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS2, ये हम आगे दोबारा से पढ़ेंगे, जहाँ पे उन्होंने बात की है नॉर्डिक नेशंस के साथ में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। फिर उसके बाद में दिस न्यूज़ इज ऑल्सो रिलेटेड टू GS2 बट नॉट पार्ट ऑफ आर सिलेबस बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक है जी, नाउ दिस न्यूज़ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस एडिटोरियल वी हैव टू डिस्कस, दिस इज रिलेटेड टू GS3 बट दिस is again related to GS2, more or less this is related to GS2 because this is about the Nepal's economy, not our India's economy। ठीक है, तो आज बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं आया, लेकिन इसको पढ़ेंगे एक अच्छे वे से, हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं नेपाल की, या फिर हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक है,
अभी सबसे पहले तो जो नेपाल के इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो रियल है, ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है कि उतने डीप क्राइसिस नहीं है जितने श्रीलंका में चल रहे हैं। अभी से उसको बोलना कि भाई ये इतने ज़्यादा डीप है कि जितने श्रीलंका में है, वो एक गलत चीज़ होगी, वो एक प्री मेच्योर हमारी असेसमेंट होएगी, या फिर हम बोल सकते हैं अनफेयर या फिर अनजस्टिफाइड होएगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है या फिर डेट लाइबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जो नेपाल के सेंट्रल बैंक के स्टैटिस्टिक्स है वो खुद बता रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो एवरेज 7.14% जो है वो करंट फिस्कल ईयर में बढ़ी है और हाईएस्ट है इन द लास्ट 67 मंथ्स। ठीक है जी। अब इमर्जिंग सिनारियो क्या है, देर आर अदर वरिंग ट्रेंड्स। वो क्या है, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, मतलब डेट है जो, अगर सपोज कर लो जीडीपी वहाँ पे 100 है तो 40 क्या है वहाँ पे डेट है, मतलब जो सरकार ने पैसे लोगों के देने हैं। ठीक है जी। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 40% हो चुका है एज फॉर द सेकेंड क्वार्टर। तो यहाँ पे नीड क्या है, उनको एक मैनेजमेंट प्लान लाना चाहिए और एमएसएमई पे फोकस करना चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए लैक ऑफ pragmatic policy intervention in Nepal and an abrupt move to reorient economic planning towards self-sufficiency has exposed the structural vulnerability of the Nepal's economy। ठीक है जी। इसके बाद में अभी हमें और क्या पता चलता है, ये जो ड्रास्टिक मेजर्स जैसे कि इंपोर्ट बैन हो गया ऑन दी लग्जरी गुड्स, रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स हो गए, इस तरह से वो ले रहे हैं, लेकिन ये मोर और लेस इस इकॉनमी को क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो इनको करना क्या चाहिए, एक ही चीज़ जो ये एक अच्छे वे से अभी भी चल रही है वो क्या है, टूरिज्म। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, टूरिज्म पे करना चाहिए, एमएसएमई पे करना चाहिए। अब इसमें और क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी की गई है, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, इंडिया विल अनडाउटली गो टू द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प नेपाल इंश्योर स्पीडी एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी ऑब्वियसली। तो अभी जो रिसेंट विजिट हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो यहाँ के करंटली शेर बहादुर देवबा, वो एक अच्छे फ्रेंड है इंडिया के और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी, तो वो रिलाय करेंगे हमारे इंडिया पे। और मोर ओवर अभी समझ में आ चुका है नेपाल की इकॉनमी को या फिर नेपाल वालों को कि भी किस तरह से जो चाइना है वो लोगों को डेट क्राइसिस में फंसा देता है और डेट में लेकर उनकी जो टेरिटरीज है उन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ समझ में चाहे उनको लेट आई, लेकिन वो अच्छे तरीके से आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे और जो प्रॉब्लम क्या चल रही है, पहली चीज़ तो रॉन्गली प्लेस्ड मेजर सच एज कर्बिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द नेपाल राष्ट्र बैंक। जो नेपाल राष्ट्र बैंक है उस पर जो ऑटोनॉमी है उसको कर्ब किया जा रहा है, जैसे कि स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब जैसे कि हम अगर बात करें कि उस पर थोड़ा सा दबाव डाला जा रहा है, तो जिस चीज़ की वजह से एनआरबी जो अंडरलाइन भी ये भी कर रहा है प्रॉब्लम, जैसे कि राइजिंग इन्फ्लेशन है, बीओपी डेफिसिट हुआ है, डिक्रीजिंग रेमिटेंस इनफ्लो है। रेमिटेंस का मतलब कि जो नेपाल के लोग बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए, लेट्स से इंडिया, तो वो जो लोग हैं वो अपनी कंट्री में कम पैसे भेज रहे हैं, तो रेमिटेंसेज हो गए, डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज हो गया, है ना। तो ये जो चीज़ें इंपोर्ट्स का कम होना हो गया, सॉरी इंपोर्ट्स का भी कम होना, हाँ इंपोर्ट भी कम ही कर रहे हैं वो। तो इस चीज़ों से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो नेपाल की इकॉनमी क्राइसिस की तरफ जाती है हमें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे उनको ज़रूरत किस चीज़ की है, यहाँ पे ज़रूरत है उसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चरल हॉल टू इम्पार्ट दी राइट मोमेंटम टू एन इकॉनमी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो नेपाल का नेबर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है, हमारे में भी ये बीओपी क्राइसिस एक टाइम पे आ गए थे 1991 में। तो हमसे एक एग्जांपल लेकर उसको एक अच्छे वे से ब्रेवरी के साथ में इन क्राइसिस से ओवरकम करना चाहिए और एक अच्छे वे से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि भी क्राइसिस को बढ़ा ले श्रीलंका के क्राइसिस की तरह पे। फिर आगे अगर हम जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करें तो ये एक डील थी जिसका नाम था मिलीनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, जो कि यूएसए ने भेजी थी, तो ये उसने एक्सेप्ट किया। ठीक है जी। इंडो पैसिफिक में ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने लग गया, फिर यूके में पार्टिसिपेशन, यूरोपियन यूनियन की पार्टिसिपेशन। तो इससे पता चलता है कि जो चाइना है उसको उसकी जो इंटेंशंस है उनको समझ में आ चुकी हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बढ़िया साइन है, क्योंकि कई बार क्या होता था, अगर हम कुछ थोड़ा सा लेट हो जाते थे हेल्प करने में तो चाइना हेल्प करने आ जाता था, उनको लगता था कि चाइना ठीक है इंडिया गलत है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि मे बी ये चीज़ें हमारे लिए सही हो जाए। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या है, इट इज़ वाइटल दैट नेपाल डीपन इट्स इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया एंड फैसिलिटेट ज्वाइंट वेंचर दैट क्रिएट इमेंस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है जी। तो ये चीज़, ये जो आर्टिकल आपने याद रखना है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसकी तरफ चलते हैं। स्टेटस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज। पहली चीज़ तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आई थी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि भाई जो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको जो अपने वैट है या फिर अपना जो स्टेट टैक्स है जो लगाते हैं पेट्रोल और डीजल पे उसको कम करना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उन्होंने कई स्टेट्स ने ये बोला कि जो आपकी तरफ हमारे पैसे रुके हुए हैं कंपनसेशन ड्यूज वाले, आप उसको वापस कर दो, हम ये जो टैक्स है वो कट कर देंगे क्योंकि टैक्स के बिना स्टेट नहीं चल सकती। तो यहाँ पे ये बात की गई है। तो उसी के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो आपके कंपनसेशन ड्यूज़ है वो कुछ 1-2 साल के मतलब बहुत कम कंपनसेशन जो ड्यूज़ है वो रहते हैं, वो मैक्सिमम जो ड्यूज़ है वो हम आपको दे चुके हैं। ये देखिए आवर्स आफ्टर मीटिंग तो उन्होंने बोला कि ड्यूज़ आउटस्टैंडिंग जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज़ 2021-22 78,704 crore equivalent to the 4 months of such accruals. This means that dues have been remitted to state for the 8-month period. 2021 से लेकर 2000 नवंबर 2021 तक के जो ड्यूज़ उनके बनते थे वो दे दिए गए हैं। तो जो ड्यूज़ आपके अभी के बनते हैं वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ये चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट उनकी आई। ठीक है, तो इसकी जिस्ट पे हम काम करते हैं। अच्छा, कंपनसेशन होती क्या है? देखिए, जब जीएसटी को हमने लॉन्च करना था, जब मार्केट में लेकर आना था, तो स्टेट्स कहीं ऐसी थी जो कि नहीं मान रही थी जीएसटी को लाने के लिए। तो उस फेज़ में हमने क्या किया, उस फेज़ में हमने एक चीज़ करनी स्टार्ट की। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोली कि अगर आपका जो रेवेन्यू कम होएगा किसी भी स्टेट का जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से, तो जितना रेवेन्यू कम हो रहा है तो उसको हम हर एक साल कुछ 14% इंक्रीज़ करके चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो सपोज़ करके चलते हैं कि 14 या फिर 15 कुछ परसेंट यहाँ पे बोला गया था कि जिसको उन्होंने, ये देखिए 14% है ईयर ऑन ग्रोथ। अब सपोज़ कर लो कि पिछले साल उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो 100 थी। ठीक है जी, तो हम अगले साल मान के चलेंगे कि आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 114 होनी थी, फिर अगले साल 14% और इंक्रीज करेंगे इस तरह से। तो सपोज ये ईयर था 2015-16 और यहाँ पे 2016-17 में ये चीज़ हम मान के चलते कि 15-16 की अगर ग्रोथ 100 थी तो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन होनी थी 114, लेकिन टैक्स की कलेक्शन होती है किसी भी स्टेट की सपोज 102। तो ये जो इस चीज़ का बीच में गैप है ना, या फिर यहाँ पे हम लगा के चलते हैं कि अगर इनकी टैक्स कलेक्शन होती है 104 तो इसके बीच में जो गैप है वो 10 रुपीज़ का, वो कौन पूरा करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करेगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन बोलते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसको चलते हुए यही न्यूज़ आ रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि आपका ये 97,000 करोड़ नहीं, क्योंकि हमने 8 मंथ्स का आपको दे दिया गया, आपका इतना रहता है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर स्टेट्स को ऊपर लेकर आना है तो जो टैक्स है या फिर रिसिप्ट्स है उनके हाथ में थोड़ी बहुत जो पावर है हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज़ पोजीशन ऑन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इंडिया की रैंकिंग आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो आई है 150 आउट ऑफ 180। मतलब क्या है कि जो जर्नलिस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, वो या फिर जो मीडिया है वो अच्छे वे से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर या फिर एक पार्टी का प्रेशर यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है जी, और इस पे जो पहला नंबर आया वो किसका है? नॉर्वे का, डेनमार्क और स्वीडन का। ठीक है, मतलब नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं यहाँ पे। ये रिलीज़ कौन करता है? ये रिलीज़ करता है आरएसएफ। आरएसएफ का मतलब क्या है? सॉरी, आरडब्ल्यूएफ का मतलब क्या है, या फिर आरएसएफ क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसका मतलब है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है क्या? एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि इस चीज़ के लिए काम करती है और इसका हेडक्वार्टर क्या है? पेरिस। ठीक है जी, तो ये 180 कंट्रीज़ का जो असेसमेंट करती है और इसकी मेथोडोलॉजी क्या रहती है? ये 5 फैक्टर्स हैं: इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क और सेफ्टी। तो इनके आधार पे हमारे जो इंडिया का रैंक है वो कुछ 150 आया है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक अच्छे वे से जो मीडिया है उसको दबाने का काम कर रही है। यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हो। जो रिपोर्ट है उसने डिस्क्राइब किया इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर द मीडिया। इट हाईलाइट्स द सपोर्टर्स ऑफ हिंदुत्व, द आइडियोलॉजी दैट स्पॉन्ड द हिंदू फार राइट वेज ऑल आउट ऑनलाइन अटैक्स ऑन एनी व्यू दैट कन्फ्लिक्ट विद देयर थिंकिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे और चीज़ हमें क्या पता चलती है? हमारे से भी पीछे कंट्री है रशिया। ठीक है जी, या फिर अगर मैं बात करूँ बेलारस। ठीक है, फिर और हमारे से पीछे है म्यांमार, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, एरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया। लेकिन जो कंट्रीज़ ऐसी हैं, आपको भी पता है कि ये डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती। तो हमारी अपनी कंट्री की जो एक रेपुटेशन है, जो हमारी पहचान है, उसको हमें सस्टेन वे में आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन पैनल। तो यहाँ पे बोला जा रहा था अप्रैल 6, 2020 को ये अपॉइंट किया गया था। इनको बोला गया था कि पहले जो सीट थी वो जम्मू एंड कश्मीर में वो 83 थी, अभी उनको 90 कर दो। जम्मू में जो सीट है वो 6 सीट्स इंक्रीज़ कर दो, और कश्मीर वाले रीजन में 1 सीट है जो वो इसकी इंक्रीज़ हो जानी
जाना चाहिए। अभी हमें पता होना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। पहली चीज़, ये एक एक्ट है, प्रोसेस मतलब डिलिमिटेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये चीज़ लिखी कहाँ पे हुआ है, आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा फॉर डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस। आर्टिकल 170 में ये लिखा हुआ है स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट। ठीक है, लेकिन स्टेट डिलिमिटेशन एक्ट नहीं बना सकते, आपने इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नंबर 3, हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट डिलिमिटेशन बना 1950-51 में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्ट आता है 1952 में, फिर 1981 और 1991 सेंसस रिजल्टेड इनटू नो डिलिमिटेशन एक्ट। ठीक है, फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनाता कौन है, ठीक है, एक्ट तो कौन लेकर आया था, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर क्या बताया, पार्लियामेंट, लेकिन इसको बनाता कौन है, सेटअप कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कोलैबोरेशन में काम करती है किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इसकी स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नंबर 2 और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नंबर 3। तो 3 लोग आपने यहाँ पे याद रखने जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके फंक्शंस क्या रहते हैं, डिसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ मैनर टू मेक पॉपुलेशन नियरली इक्वल फॉर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको इस तरह से डिवाइड करें जो कि जो पॉपुलेशन है वो मोर और लेस सेम आए। तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 100 है तो वो वहाँ पे 90 to 100 में वेरी करनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है। और आइडेंटिफाई करना है सीट्स फॉर दी SC/ST। ठीक है, फिर इनकी पावर्स क्या है, इसकी पावर है, इट्स ऑर्डर्स हैव द पावर ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जो इनकी पावर है वो एक पावर ऑफ लॉ की तरह होती है और इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कहाँ पे, इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, नंबर 2, दीज ऑर्डर्स केम इनटू फोर्स ऑन द डेट टू बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब इनके ऑर्डर कब काम पे आएंगे, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया। नंबर 3, द कॉपीज ऑफ इट्स ऑर्डर आर लेड बिफोर द हाउस ऑफ पीपल एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न बट नो मॉडिफिकेशंस आर परमिसिबल देयर इन बाय देम। फिर इसमें चैलेंजेस क्या है, डिलिमिटेशन इज बीइंग कैरिड आउट एज पर द पॉपुलेशन ऑफ 1971। ये नंबर 1 चैलेंज है, क्योंकि फिर हमने क्या कर दिया था, उसको वहाँ पे बंद कर दिया था। उसके बाद में केपिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स हैव लेफ्ट मोर पॉपुलेशन बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल मेंबर। और रिसेंटली एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हाईलाइटेड दैट इंडिया नीड्स 1000 पार्लियामेंटेरियंस ऑफ फॉर ट्रू रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब ये यहाँ पे प्रणब मुखर्जी ने ये स्टेटमेंट दी थी तो आपने इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एंड दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS2, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। मोदी होल्ड्स बायलैटरल टॉक्स विद नॉर्डिक लीडर्स। दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS2 IR सेक्शन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन। नंबर 1 यहाँ पे काउंटर पार्ट्स है जो हमारे नॉर्डिक वाले, उनके साथ बायलैटरल मीटिंग की बात हो रही है। तो नंबर 1 है यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड। ठीक है जी, तो नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड, यहाँ पे ये चीज़ बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी विद फ्रॉम लेफ्ट साना मेरिन। मतलब आप एक चीज़ देखो कि ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है वहाँ पे जो वीमेन है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, आपके सामने है। तो यहाँ पे और क्या बात की गई कि वी कैन कंट्रीब्यूट टू दी ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, PM ने बोला। यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये चीज़ तो चलो नॉर्मल है कि इंडो नॉर्डिक में हमने टाइज को इंक्रीज़ करना है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि GS1 से रिलेटेड है। GS1 में माने कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, मे बी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपने इस चीज़ को थोड़ा याद रखना है। पहली चीज़ तो ऑफिशियल रिसोर्सेज सेड मिस्टर मोदी गिफ्टेड रोगन पेंटिंग एंड आर्ट ऑफ द क्लोथ प्रिंटिंग प्रैक्टिसाइज इन दी गुजरात कच्छ। ठीक है, तो रोगन पेंटिंग वॉज रिसेंटली इन दी न्यूज़, ऐसा कुछ करके आ सकता है, तो आपने याद रखना है। फिर उसके बाद में टू डेनिश क्वीन मार्गरेट। ठीक है, ये डेनिश क्वीन को दिया अ सिल्वर मीना करी बर्ड फिगर फ्रॉम बनारस टू क्राउन प्रिंस मेरी एंड अ ब्रास ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम राजस्थान टू हिज क्या लिखा था यहाँ पे, टू हिज फिनिश काउंटर पार्ट। ठीक है जी, टू हिज फिनिश काउंटर पार्ट ही रिप्रेजेंटेड अ धाल विद कोफ्तगिरी आर्ट फ्रॉम राजस्थान एंड वॉल हैंगिंग विद कच्छ एम्ब्रॉयडरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नॉर्वे एंड डेनमार्क रिस्पेक्टिवली वाइल गिविंग अ पश्मीना स्टॉल इन अ papyr मेश बॉक्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हिज स्वीडिश काउंटर पार्ट। तो ये कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है भाई, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसका सोल्यूशन। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ये। मिस्टर मोदी PM गिफ्टेड अ धोकरा बोट फ्रॉम द छत्तीसगढ़ टू क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक ऑफ द डेनमार्क, सोर्सी साइड। Nothing, these products are in great demand in the domestic and foreign market because of their simplicity and enchanting folk motifs. Dhokra is known ferrous metal casting craft using the lowest wax casting technique, something in use in India for over 4000 years. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे सुनने में आपको अभी तेजी में सुनने में आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होंगी, ईजी है और इसका क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो स्टार रेटिंग फॉर फूड में मिसलीड बायर्स, ये हमने पहले न्यूज़ डिस्कस की थी, ठीक है। तो उसमें क्या करने जा रहे हैं कि जो भी पैकेजिंग आती है उस पर स्टार रेटिंग मार्क करेंगे कि उसके न्यूट्रिशन कंटेंट कितने अच्छे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भाई स्टडीज़ यही बताती है कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उस दिन भी यही बताया था, ये आज भी हम यही बता रहे हैं। फिर आगे क्या है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन लद्दाख। अभी एक नई रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन 2020 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, जिसमें लद्दाख में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो सबसे ज़्यादा है और वो कितनी है 1104, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश 1011, लेकिन मणिपुर में सबसे ज़्यादा लो है एंड फॉलोड बाय दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इन 2020। तो ये चीज़ को आपने याद रखना है। तो टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, लद्दाख है, अरुणाचल है, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा और केरला। और बॉटम में कौन सी आती है, मणिपुर, दादर नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 हरियाणा और नंबर 5 एमपी। ठीक है, तो ये डेटा आपको प्रॉपर वे से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया अपनी जो है इंसिडेंट्स यहाँ पे दिखाता रहता है, पब्लिश करता है। बैलिस्टिक मिसाइल को भाई फायर करके देखा इन्होंने, पता नहीं क्या करने की सोच रहे हैं। ऑफ साइकिल मूव हिंट्स एट मोर अग्रेसिव रेट इंक्रीजेस, मैंने आपको ऊपर ये सारा इशू है जो वो फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ पे हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, फॉइल्ड 18 लाख साइबर अटैक्स इन जनवरी मार्च इन इंडिया नॉटन। जो नोटॉन एक कंपनी है जो कि साइबर अटैक्स को देखती है, उन्होंने बोला है कि 18 लाख जो साइबर अटैक्स है जनवरी और मार्च के मंथ में हुए हैं, जनवरी टू मार्च के मंथ में इन इंडिया। इसका हम यही बोलेंगे कि हम डिजिटाइजेशन पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन डिजिटाइजेशन वाली चीज़ों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है उस पर भी हमें एक अच्छे वे से फोकस करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।